हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते कितने प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें संभालना कितना मुश्किल भी। मेरा नाम करण है। मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता हूँ। मैं एक बैंक में सीनियर क्लर्क की नौकरी करता हूँ। मेरी पत्नी का नाम नेहा है। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हमारे घर में छोटी सी खुशी भी है, हमारा 2.5 साल का बेटा आरव। जिंदगी सामान्य चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, वीकेंड में कभी कभी पार्क घूमना। लेकिन 4 महीने पहले सब कुछ बदल गया। वो दिन याद है जब मेरे पुराने स्कूल के दोस्त साहिल का फ़ोन आया। साहिल तो अमेरिका चला गया था, लेकिन उसकी बहन प्रिया दिल्ली वापस आ रही थी। प्रिया का पिता का अचानक निधन हो गया था। वो अकेली थी, कोई सहारा नहीं। स्कूल के दिनों में प्रिया मेरी छोटी बहन जैसी थी। हम साथ पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे, कभी कभी नोट्स शेयर करते थे। उसने बताया कि पिता की प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक लोन और कुछ लीगल काम बाकी हैं। मैंने सोचा, दोस्त का फ़र्ज़ है, मदद करनी चाहिए। नेहा को भी बताया तो वो बोली, करो ना, भला काम है। प्रिया दीदी अकेली हैं, थोड़ा सपोर्ट दो। पहली मुलाकात एक शनिवार को हुई। प्रिया मेरे घर आई। नेहा ने चाय बनाई, आरव उसके साथ खेलने लगा। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। प्रिया ने बताया कि पिता की मौत के बाद बैंक ने लोन क्लियर करने के लिए प्रेशर डाला है। उसकी नौकरी तो टीचिंग की है, लेकिन दिल्ली में नई जॉब मिलने में टाइम लगेगा। मैंने कहा, चिंता मत करो प्रिया, कल बैंक चलते हैं, मैं देख लूँगा पेपर। वो मुस्कुराई और बोली, करण भाई, तुम हमेशा की तरह तैयार रहते हो मदद के लिए, थैंक यू। उसकी आंखों में वो पुरानी वाली बहन वाली चमक थी, लेकिन अब वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। अगले कुछ दिन हम बैंक जाते, डॉक्यूमेंट्स चेक करते, कभी कभी लोकल कैफ़े में बैठकर बातें करते, क्योंकि बैंक में काउंटर पर लंबी लाइन लगती। प्रिया बहुत समझदार थी। वो बताती कि स्कूल के बाद उसकी शादी हुई थी, लेकिन पति ने धोखा दिया, तलाक हो गया। अब वो अकेली ज़िंदगी जी रही थी। मैं सुनता, सलाह देता। धीरे धीरे वो बातें सिर्फ लीगल नहीं रह गईं। वो पूछती, करण, तुम्हें कभी लगता है कि ज़िंदगी में कोई समझने वाला हो तो कितना आसान हो जाता है? मैं हंसकर कहता, हाँ प्रिया, लेकिन नेहा है ना मेरे साथ। फिर भी अंदर कहीं मुझे अच्छा लगता कि कोई मेरी बातें इतनी गौर से सुन रही है। नेहा तो ऑफिस के बाद थक कर सो जाती, आरव के साथ खेलने में व्यस्त रहती। प्रिया के साथ बातें करते हुए मुझे लगता जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो जो मेरी परेशानियों को समझता है। बैंक का प्रेशर, घर का खर्चा, माँ की बीमारी। एक शाम हम रोहिणी के मंदिर के पास पार्क में बैठे थे। प्रिया ने कहा, करण, तुम्हारी मदद से लोन का केस सेटल हो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ। मैंने उसका हाथ थामकर बस दोस्ती वाली भावना से कहा, नहीं दीदी, दोस्ती में बोझ क्या, बस अपना ध्यान रखो। उस पल में मुझे लगा कि प्रिया की आंखों में सम्मान था और मेरे मन में भी एक साफ सुथरा एहसास, जैसे कोई रिश्ता है जो इज्जत पर टिका है। हम दोनों हंसे, आरव की तस्वीर दिखाई, नेहा का हाल पूछा। कोई गलत इरादा नहीं, सिर्फ दिल की बातें। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ इतना सीधा नहीं चलता। अगले हफ्ते कॉलोनी में अफवाह शुरू हो गई। हमारी पड़ोसन आंटी, जिनका नाम शीला था, एक दिन बैंक से निकलते हुए हमें साथ देख लिया। वो नेहा से मिली और बोली, अरे नेहा बेटी, करण तो प्रिया के साथ घूम रहा है। तलाकशुदा औरत के साथ इतना वक्त, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से घबराई। फिर शीला आंटी ने कॉलोनी ग्रुप में एक फ़ोटो डाल दी। वो फ़ोटो जो किसी ने पार्क में खींची थी, जहां हम बैठे थे। लेकिन फ़ोटो के नीचे कैप्शन था, पुराने दोस्त फिर जुड़ गए, बस यही काफ़ी था। 3 दिन बाद नेहा ने मुझे रात को पूछा, करण, तुम प्रिया दीदी के साथ इतना क्यों मिल रहे हो? लोग क्या कह रहे हैं पता है? मैंने सब कुछ समझाया, लेकिन नेहा की आंखों में शक था। फिर अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया, कोई अननोन नंबर से। उसमें एक स्क्रीनशॉट था। मेरे और प्रिया के नाम से चैट दिख रही थी, जिसमें लिखा था,
आज शाम पार्क में मिलते हैं, दिल की बातें करनी हैं। लेकिन वो फेक था। असल में वो बैंक के ईमेल का स्क्रीनशॉट था जिसे किसी ने एडिट किया था। प्रिया ने मुझे बताया कि शीला आंटी का भतीजा बैंक में ही काम करता है, वो पेपर देख सकता था। अब माहौल बिगड़ने लगा। नेहा के माता पिता फ़ोन पर बोले, बेटा इज्जत का सवाल है, कॉलोनी में सब चर्चा कर रहे हैं, आरव को स्कूल में भी टीचर पूछ रहे हैं। मेरे बैंक के बॉस तक अफवाह पहुंच गई। उन्होंने कहा, करण पर्सनल लाइफ में दिक्कत है तो बताओ, लेकिन ऑफिस में इमेज खराब न हो। प्रिया को भी कॉल आने लगे, तुम अकेली औरत हो, करण से दूर रहो वरना शादी का प्रस्ताव भी नहीं आएगा। मेरी माँ की दवाई का खर्चा बढ़ गया था, बैंक का लोन अभी पेंडिंग था। प्रिया ने कहा, करण शायद मैं चली जाऊं, तुम्हारी फैमिली को दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने कहा, नहीं, सच्चाई सामने लाएंगे। फिर एक दिन ब्लैकमेल आ गया। उसी अननोन नंबर से मैसेज, 10,000 भेज दो वरना पूरा स्क्रीनशॉट नेहा और बैंक ग्रुप में भेज दूंगा। प्रिया रोने लगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है करण। मैंने नेहा को सब बताया। नेहा पहले तो चुप रही, फिर बोली, मुझे विश्वास था तुम पर, लेकिन अफवाहों ने तोड़ दिया। हम तीनों, मैं, नेहा और प्रिया, बैठकर फैसला किया कि पुलिस नहीं, पहले सच्चाई निकालेंगे। मैं बैंक गया, सीसीटीवी फुटेज मांगा। वहाँ साफ दिखा कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे थे। प्रिया ने अपने फ़ोन का पूरा चैट हिस्ट्री दिखाया, सिर्फ लीगल बातें। शीला आंटी के घर गए। नेहा ने कहा, आंटी आपने जो किया वो गलत है। प्रिया दीदी हमारी दोस्त है, भाई बहन जैसी। आपने फेक मैसेज बनाकर सबको दुख पहुंचाया। शीला आंटी पहले इनकार करती रहीं, लेकिन जब सीसीटीवी और असली चैट दिखाए तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैंने सोचा था प्रिया तुम्हें घर से अलग कर देगी। मेरी बेटी की शादी का प्रस्ताव आ रहा था, लेकिन प्रिया के घर के पास प्लॉट बिक रहा था तो मैं जल गई। माफ़ कर दो बेटा, मैंने गलती की। उन्होंने पूरे कॉलोनी ग्रुप में पोस्ट डाल दी। मैंने गलत अफवाह फैलाई। करण और प्रिया सिर्फ दोस्त हैं, मुझे माफ़ी चाहिए। उस दिन के बाद सब बदल गया। नेहा ने मुझे गले लगाकर कहा, मैंने शक किया, सॉरी, अब से ज़्यादा बातें करेंगे हम। प्रिया ने भी कहा, करण भाई तुम्हारी वजह से मैं मजबूत हुई, अब मैं अपनी जॉब पर फोकस करूँगी, कोई रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। शीला आंटी अब हमें देखकर सिर झुकाती हैं। बैंक में मेरी तारीफ हुई कि मैंने इतना शांति से हैंडल किया। लोन क्लियर हो गया, माँ की दवाई चल रही है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे समझ आया कि रिश्तों में प्यार और सम्मान होता है, लेकिन अफवाहें उन्हें जहर दे सकती हैं। हम सब ने गलती मानी। मैंने प्रिया से ज़्यादा वक्त बिताया बिना नेहा को डिटेल बताए। नेहा ने बिना पूछे शक किया। शीला आंटी ने जलन में गलत कदम उठाया। लेकिन सच्चाई सामने आने पर सबने पछतावा किया और बदलाव किया। अब हम तीनों परिवार की तरह हैं, लेकिन हर रिश्ते की मर्यादा में। तो दोस्तों, याद रखना, अफवाहों पर यकीन मत करो, सच्चाई जानो, रिश्तों को इज्जत दो। कुछ पलों की गलत फहमी पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, लाइक करना और शेयर करना। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। आज के दौर में बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि सिफारिश और ताल्लुकात के बगैर नौकरी मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस बात में कुछ हद तक हकीकत भी है। तालीम, मेहनत और काबिलियत अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन अक्सर प्रैक्टिकल ज़िंदगी में सिर्फ डिग्री या स्किल्स काफ़ी साबित नहीं होती। नौकरी का निज़ाम कई मर्तबा इतना पेचीदा, मुकाबला इतना सख्त और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना गैर शफ़ाफ होता है कि आम फर्द को लगता है कि बिना सोर्स के आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं। सबसे पहली वजह यह है कि आज हर छोटी बड़ी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। एक ही वैकेंसी के लिए कभी कभी हज़ारों लोग अप्लाई कर देते हैं। ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर के पास हर कैंडिडेट को बराबर वक्त देना मुश्किल हो जाता है। फिर एचआर या हायरिंग मैनेजर अक्सर उन लोगों को पहले देखते हैं जिनका किसी एम्प्लॉई, मैनेजर या कंपनी के अंदर के किसी शख्स से ताल्लुक़ होता है। इससे उन्हें लगता है कि कैंडिडेट वेरीफाइड है, उसके बारे में पहले से कोई गारंटी मौजूद है, यानी काबिलियत के साथ साथ पहचान भी एक शॉर्टकट बन जाती है। दूसरी अहम वजह भरोसे का मसला है। बहुत सी कंपनीज और इदारे यह समझते हैं कि जिस शख्स की सिफारिश किसी भरोसेमंद आदमी ने की हो, उसके गलत साबित होने के चांसेस कम होते हैं।
ख़ास तौर पर उन मुआशरों में जहां डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग और मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन इतनी मजबूत ना हो, वहां पर्सनल रेफरेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है। एम्प्लॉयर सोचता है कि सीवी पर लिखी बातें चेक करने के बजाय अगर कोई जान पहचान वाला बंदा किसी को रिकमेंड कर रहा है तो रिस्क कम है। इस सोच की वजह से अक्सर वो लोग पीछे रह जाते हैं जो मेहनती तो बहुत होते हैं मगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता। तीसरी वजह हमारे मुआशरे का निज़ाम भी है, जहां ताल्लुकात को अक्सर कबीलियत से ज़्यादा कीमत दी जाती है। बचपन से लोग ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि जान पहचान हो तो काम आसान होता है। ये सोच सिर्फ नौकरी तक महदूद नहीं बल्कि तलीम, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और दैनिक मामलात तक फैली हुई है। जब पूरा निज़ाम ही रिश्तों और सिफारिश पर ज़्यादा चलने लगे तो फिर मेरिट धीरे धीरे दूसरे नंबर पर चली जाती है। नतीजा यह निकालता है कि बहुत से लायक अफराद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कई वैकेंसीज़ खुली हुई नज़र तो आती हैं लेकिन असल में उनके लिए पहले से किसी का नाम तय होता है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है ताकि कानूनी या इदारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। जब ऐसा होता है तो बाहर से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट कितनी ही मेहनत कर लें, उन्हें मौका मिलना मुश्किल होता है। यह सूरत हाल जॉब सीकर्स के अंदर नाइंसाफ़ी का एहसास पैदा करती है और उनका निज़ाम पर भरोसा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ यह बात समझना भी ज़रूरी है कि हर सिफारिश बुरी नहीं होती। कभी कभी सिफारिश का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी ने आपकी काबिलियत को पहचाना और आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। मसला तब पैदा होता है जब सिफारिश मेरिट को पूरी तरह दावा देती है। अगर दो लोगों में से कमज़ोर शख्स सिर्फ ताल्लुक़ की बुनियाद पर सिलेक्ट हो जाए और बेहतर कैंडिडेट को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यह न सिर्फ नाइंसाफ़ी है बल्कि इदारे के लिए भी नुकसानदेह है। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि सिफारिश और ताल्लुकात के बगैर नौकरी मिलना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि मुकाबला सख्त है, हायरिंग प्रोसेस हर जगह शफ़ाफ नहीं और मुआशरे में पर्सनल नेटवर्क को बहुत अहमियत दी जाती है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। स्किल्स, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना आज की ज़रूरत है। यानी सिर्फ सिफारिश पर रोना काफ़ी नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपना रवैया और अपनी काबिलियत इतनी मजबूत बनाना होगी कि लोग खुद आपको रेकमेंड करने लगें। तभी मेरिट और मौके के दरमियान फासला कम हो सकता है।